Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 25 सितंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज के हमारे पास कुछ ही आर्टिकल है, मतलब बहुत लंबा सेशन आज का हमारा नहीं आएगा। सेलेक्टिव आर्टिकल्स हैं, वही आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास न्यूज़ आई नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहली चीज़ रखिए कि मोदी और बाइडन की जो टॉक है वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी आपको पता ही होगा कि कल की डेट में मैंने आपको बताया था कि मोदी जी ने विजिट किया यूएसए के अंदर और वहाँ पर वो क्या करेंगे कि जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं या जो अफगानिस्तान को लेकर इशू चल रहे हैं और ख़ास तौर पे कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया जा रहा है या किस तरह से उसको टैकल किया जाएगा, इन सब चर्चाओं के बारे में वहाँ पर बातचीत की जाएगी। और आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं किस तरह से मोदी जी और जो बाइडन जो है वो आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ यहाँ पर डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो बेसिकली जब भी दो कंट्री के बीच में जब कोई मीटिंग होती है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या ये मीटिंग अपनी पर्सनल लेवल की होती है या ये ऑफिशियल लेवल की होती है। तो आई होप कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कभी भी दो कंट्रियों में जब मीटिंग होती है तो वो हमेशा ऑफिशियल मीटिंग होती है, पर्सनल मीटिंग कभी भी नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये मीटिंग की जा रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखो सबसे पहली चीज़ है कि यूएस के साथ हमें अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो अच्छे डेवलप करने हैं, क्योंकि यूएस एक सुपर पावर कंट्री है और जितने हम सुपर पावर कंट्री के साथ बने रहेंगे उतने ही उससे हमें भी फ़ायदा पहुंचेगा और उनको भी एक हमारा फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये नरेंद्र मोदी ने क्या डिस्कस किया यहाँ पर, बेसिकली उन्होंने सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो कोविड-19 है इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल किया जा सकता है, किस तरह से इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। जो आजकल कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, तो इसको किस तरह से रिज्यूम किया जा सकता है, किस तरह से इस पर काउंटर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है। दूसरी यहाँ पर जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बात की गई है। आप जानते हैं जिस तरह से हमारे यहाँ पर क्लाइमेट के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखा जा रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट का। आप जानते हैं कि अभी एक जो हमारी आईपीसीसी रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ बोला गया है कि जो हमने अपना टारगेट सेट किया था कि आने वाले 2030 तक हम अपने टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अचीव कर लेंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि वो एक डिकेड के अंदर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का चांस है। मतलब हम अपने टारगेट को अचीव करना तो दूर बल्कि उससे कहीं ज़्यादा पीछे होते चले आ रहे हैं। तो ये आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई है इसको लेकर यहाँ पर मोदी जी ने कंसर्न जताया है अपने यूएस के साथ और ये बातचीत की है कि किस तरह से क्लाइमेट एग्रीमेंट को हम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना सकते हैं, किस तरह से क्लाइमेट के जो इश्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बात की अपने पास कि जो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो आजकल इतना ज़्यादा टेररिज्म फैलता जा रहा है अफ़गानिस्तान में जब से तालिबानी लोगों का कैप्चर हुआ है, तो इस टेररिज्म को किस तरह से हम काउंटर कर सकते हैं, किस तरह से हम उनके साथ ट्रेड रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत करी है। लेकिन अभी तक कोई एक ठोस नियम और एक ठोस चीज़ अभी निकल कर नहीं आई, क्योंकि अभी सिर्फ बातचीत चल रही है। जब बातचीत होगी तो उस पर कई सारे डिस्कशन होंगे, जब डिस्कशन होंगी तो निकल कर आएगा कि हाँ किस तरह के हम एग्रीमेंट यहाँ पर साइन करवा सकते हैं अफगानिस्तान से, या जो क्लाइमेट एक्शन है उसको किस तरह से हम काउंटर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर अभी भी बहुत सारी बातचीत होनी बाकी, बट हाँ बातचीत की एक शुरुआत हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये जो मुद्दा है वो कितना और आगे यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, चलिए ये एक यहाँ पर बातचीत थी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको राइट साइड एक न्यूज़ मिलेगी, हाई कोर्ट रिमार्क ऑन ईडब्ल्यूएस कोटा एज सेट असाइड। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी हमारे यहाँ पर एक कोटा सिस्टम के थ्रू जो है रिजर्वेशन कोटा जो है वो 10% ईडब्ल्यूएस का किया गया था, जिसको लेकर काउंटर करते हुए जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा है कि ये 10% किस एंगल से आपने रखा हुआ है। तो ये मद्रास हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई करेगी। दोस्तों ये हमारे एग्जाम प्रॉस्पेक्टिव से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये है कि यहाँ जो कोटा सिस्टम होता है तो एक गवर्नमेंट कोटा सिस्टम को प्रमोट करती है काउंटर करने के लिए, दूसरी हाई कोर्ट जो होती है वो उसको बोलती है कि आपने ये कोटा सिस्टम क्यों रखा, कैसे रखा, इस पर हमें क्लैरिफिकेशन दो। समझ जाओ ये कुछ इसी तरह की बात है। मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये उतना ज़्यादा खास या इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और आपको एक छोटी सी लोकल लेवल की न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि कल की डेट में दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का हाई कोर्ट है वहाँ पर एक गोली बारूद चलने की बात की गई है। मतलब दो पार्टीज़ थी और कोर्ट के अंदर घुसकर यहाँ पर मारपीट हुई है। मारपीट मतलब सीधा गन से शूट कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठाता है, क्या हमारे जो न्यायालय है, जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है, क्या वहाँ भी टेररिस्ट जैसी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, क्या वहाँ भी गुंडा राज चलेगा? मतलब एक तरह से हम ये समझते हैं कि जब हम अदालत में जाते हैं वहाँ हम बिल्कुल सिक्योर हैं, बिकॉज पुलिस की इतनी ज़्यादा फोर्स होती है वहाँ पर। तो ऐसे में कोई भी आके आप पर हमला करे और वो भी जानलेवा हमला करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन दिल्ली के अंदर एक केस देखने के लिए मिला कि एक गैंगस्टर ग्रुप ने दूसरे गैंगस्टर ग्रुप को किस तरह से कोर्ट में घुसकर
जज के सामने उसको गोली से उड़ा दिया और बाद में वो फरार हो जाते हैं। तो ये बहुत एक सुनने मतलब एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि हम 28 राज्यों में दिल्ली को तो इतना सुरक्षित मानते हैं, मतलब रेप केस में नहीं, मतलब हाई कोर्ट के उसमें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस होती है, बट आप देख सकते हो यहाँ का ये हाल है। तो हम बाकी जो स्टेट्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लगा के रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे लिए सीखने वाली बात ये है कि आज की डेट में आप कहीं भी सिक्योर नहीं हो, कहीं भी सिक्योर नहीं हो। अगर आपको लगता है यहाँ पर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा है तो हम बहुत सिक्योर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर इस वाले पेज पर भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है, ठीक है, सारा एडवर्टाइजमेंट है ये। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे मुझे लग रहा है यहाँ पर अब मुझे एडिटोरियल पार्ट पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एडिटोरियल पार्ट पर आ गए दोस्तों। आज का बिजनेस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिजनेस सेक्शन तक बिल्कुल बने रहना, ठीक है। देखो एडिटोरियल पार्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक आ रहा है व्हेन ग्लोबल फर्म डिज़ाइन एम्प्लॉयमेंट सफ़र्स। अब जो यहाँ पर सुरेश बाबू हैं, इन्होंने क्या किया है, ये मतलब इकोनॉमिस्ट है आप कह सकते हैं, इवन प्रोफेसर भी रह चुके हैं ये। तो इन्होंने अपने इस आर्टिकल में पता है क्या बताने की कोशिश की है, और ये हमारे एग्जाम और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से बहुत रिलेट खाता है, तो इसको ध्यान से सुनना। इन्होंने पूरे आर्टिकल में, देखो मैंने पूरा आर्टिकल दो बार पढ़ा है यहाँ पर, तो अब मैं उसको एक कहानी की तरह से आपको बताता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है। नहीं तो न्यूज़पेपर को भी हम थोड़ी पढ़, मतलब मैं कोई एंकर थोड़ी जो न्यूज़पेपर की एक एक लाइन पढ़ूंगा। मैं आपको उस कहानी का सारांश बताऊंगा कि कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहते हैं कि अगर भारत सरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं देगी तो ऐसे में क्या होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने भारत में अपना निवेश कर रखा है और जिनके पैसों से हमारे यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन होती है, इवन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है, इवन नई नई टेक्नोलॉजी भारत में आती है, अगर ऐसी कंपनियों को अगर आपने इंडिया में सर्वाइवल के लिए सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए तो ये कंपनियाँ इंडिया छोड़ के बाहर भाग जाएंगी, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लॉप हो जाएगी, और इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगा। क्योंकि अभी ये केस कहाँ से स्टार्ट हुआ, फोर्ड कंपनी से। आपने देखा जो फोर्ड कार बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने अपना जो यहाँ पर अपना आउटलेट था उसको बंद कर दिया, और इससे कई सारे हज़ार लाखों लोगों की जो है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट यहाँ से छिन गया है। अल्टीमेटली इससे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाती है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग भी किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाएंगे जहाँ ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी कि सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी उसी सेक्टर में जिस फील्ड में ये काम करते थे। द आंसर इज नो। तो इससे इकोनॉमी पर एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नाउ द पॉइंट इज कि आखिर जो ऐसी ये फोर्ड कंपनी है या कोई भी ऐसी कंपनी जो बाहर से इंडिया में निवेश करने के लिए आती है, इंडिया को एक अच्छा मान के निवेश कर दिया और वो कुछ टाइम के बाद छोड़कर इंडिया चली जाती है, तो इसके पीछे के लूप होल्स निकालेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो यहाँ पर देखो नो डाउट हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस टाइम 2020 के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो 63वीं रैंक पर आते हैं आउट ऑफ 190। लेकिन 63वीं रैंक पर भी क्यों आते हैं, हमें तो टॉप 10 रैंक पर होना चाहिए, बिकॉज हम लोकतांत्रिक देशों में सबसे नंबर 1 पर आते हैं। लोकतंत्र में सबसे नंबर 1 हमारी कंट्री काउंट होती है, जिसके लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र है, यहाँ पर कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है। तो फिर आखिर यहाँ पर जो बिजनेस सेक्टर है वो क्यों नहीं सर्वाइवल कर पाते हैं, वो क्यों यहाँ से छोड़ के भागते हैं। तो हमने ये देखा यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रिश्वत चलती है, कोई भी काम करवाना पैसा तो ही होगा। तो देखो ये हमारे इंडियंस समझते हैं, ये हमारी एक प्रथा है, ये हमारा एक धर्म है कि हम रिश्वत देंगे ही देंगे। लेकिन ये चीज़ क्या बाहर वाले समझेंगे? नहीं, उन्हें लगेगा यहाँ पर जब हर चीज़ के लिए पैसा है तो यहाँ पर कोई आपकी सच्चाई पर भरोसा नहीं करेगा। और यही चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेस सेक्टर के अंदर जो FDI का कॉन्सेप्ट है उसको रोकने में पूरी मददगार साबित होती है। जब बाहर की कोई कंपनी आती है और आप उसको काम करने के लिए इतने हार्श पेनल प्रोविज़न बना देते हो, इतनी सारे कॉम्प्लाइंसेस बना देते हो, तो सोच के देखो बाहर वाली कंपनी को इंडिया में ऐसा क्या लग रहा है कि इंडिया में ये चीज़ खास है। यही तो है कि उसे लैंड अच्छे से मिल जाएगी, उसे लेबर मिल जाएंगे, बाकी चीज़ें तो वो अपनी लेकर आ रही हैं, और हम इस पर उतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देते हैं। तो बाहर वाली कंपनी को लगता है इससे बेहतर है कि हम अपने देश में किसी दूसरे लाइक मैक्सिको जैसे गरीब देश के अंदर पैसा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ से हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से भारत सरकार को समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपने यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे में जितने भी FDI या FPIs होती है उनको सिंप्लीफाई करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आए। और दोस्तों ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने किया नहीं है, बट अभी भारत सरकार को और भी नए नए रिफॉर्म्स लाने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर जैसे फोर्ड जैसी कंपनियाँ और भी अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में आके काम कर रही है, अगर इस तरह से एक कंपनी हर साल में एक छोड़ती जाएगी, दोस्तों बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो याद रखना डिमांड पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, डिमांड की वजह से प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट पड़ता है, और ओवरऑल इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है या कह लो GDP या नेशनल इनकम है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये आर्टिकल मेरे हिसाब से अभी तक के सभी न्यूज़पेपर में से सबसे अच्छा आर्टिकल था, जिसने डायरेक्टली हिट किया है कि इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बिगड़ रहा है, जिस तरह से कंपनियां जो है वो बाहर आउटफ्लो होती जा रही हैं। जितने भी मैंने येलो कलर से आउटलाइन किए हुए इसकी एक एक लाइन को आप पढ़ना, आपको प्रॉपर समझ आएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर आपको बात की जा रही, इंडिया इज़ नॉट बाय स्टैंडर्ड
इन द आकाश, देखो AUKUS AUKUS ग्रुप, आई होप गाइस कि पिछले 7 दिन से हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो AUKUS ग्रुप है ये क्या है। देखो, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड US फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप जानते हैं जो हमारे भारत का मैप है उसमें जो राइट हैंड साइड यानी जिसे हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, तो उस इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की डोमिनेंसी है वो बढ़ती ही जा रही है। उस डोमिनेंसी को काउंटर करने के लिए हमने ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया हुआ था, क्वाड ग्रुप। आपको पता ही होगा क्वाड ग्रुप में 4 कंट्रीज थी हमारी, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 4 कंट्रियाँ यहाँ पर थी, तो इन 4 कंट्री ने ऑलरेडी क्वाड ग्रुप के थ्रू इंडो पैसिफिक रीजन पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन ये क्वाड ग्रुप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जिसको काउंटर करने के लिए एक और ग्रुप बनाया गया। मतलब काउंटर करने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस चीज़ को और सुधारने के लिए और 3 कंट्री यहाँ पर निकल के आए हैं, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा इंडिया के लिए एक बैड न्यूज़ ये है कि अगर इसमें इंडिया भी शामिल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट अभी उन्होंने इंडिया में शामिल नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी क्वाड ग्रुप के मेंबर है, तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी इसको शामिल करने की। अब जब से ये AUKUS ग्रुप बना है तब से तो चाइना वालों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि चाइना वालों को पता है कि क्वाड ग्रुप हमारे लिए बनाया गया है ताकि हमको काउंटर किया जा सके, और ऊपर से एक और ग्रुप बना दिया AUKUS ग्रुप। अच्छा, AUKUS ग्रुप जब से बनाया तब से ऑस्ट्रेलिया के तो बल्ले बल्ले है, लेकिन फ्रांस के जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज चल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है अगर हम UK और USA से कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा इनसे पीछे चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया के पास इवन अपनी खुद की सबमरीन भी नहीं है, जो पानी के अंदर होती है ना, पानी के अंदर जो सबमरीन जाती है तो वो भी नहीं है। तो इसके से जो इनका सिक्योरिटी स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया का वो बहुत ज़्यादा वीक है। बट जब से ये इस ग्रुप के अंदर शामिल हुआ तब से USA ने और UK ने इनके साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसके तहत इन्होंने बोला है कि आपको जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और न्यूक्लियर सबमरीन की एक देखो 2 टाइप की सबमरीन होती है, एक होती है कन्वेंशनल सबमरीन और एक होती है न्यूक्लियर। जो कन्वेंशनल सबमरीन होती है बेसिकली वो क्या होती है कि हर हफ्ते उसे पानी से ऊपर निकलना पड़ता है कुछ घंटों के लिए, फिर वो दोबारा पानी के अंदर जा सकती है। लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसकी खास बात यह है कि वो महीनों महीनों तक पानी के अंदर रह सकते हैं, उसे बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो न्यूक्लियर सबमरीन वाली जो टेक्नोलॉजी है ये ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं थी। अब जब से ये इस ग्रुप के साथ जुड़ा है तब से क्या हुआ कि UK और USA ने बोला कि ये सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन हम तुमको दे देंगे। इससे ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी रीजन है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रांस क्यों गुस्सा है? फ्रांस इस बात को लेकर खफा हो चुका है क्योंकि फ्रांस ने और ऑस्ट्रेलिया ने एक डील की थी जिसके मुताबिक $6 बिलियन की स्कीम थी, जिसमें क्या था कि फ्रांस जो है वो क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देगा, लेकिन अभी नहीं देगा, वो 2032 के अंदर देगा, इतने टाइम पीरियड के बाद। अब जब से ये ग्रुप में बने तब से ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला गया UK और USA के द्वारा कि हम आपको सबमरीन इसी साल दे देंगे। तो ऐसे में उसने जो वो ट्रेड था वो तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ। तो फ्रांस इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खफा है। देखो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से लगातार न्यूज़ में चल रही हैं, और याद रखना अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल था ये क्या बोल रहा था कि इंडिया जो है वो AUKUS ग्रुप का जो है वो पार्ट नहीं है, स्टिल क्वाड ग्रुप का तो पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा इंडिया के लिए वीक पॉइंट है ये चीज़, बट इस पर भी हम चीज़ों को सुधार लेंगे आगे जाके, ठीक है। चलिए, ये सारा आर्टिकल आपके लिए हो गया। इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर चलें तो ये वाला पार्ट आपको नहीं करना क्योंकि ये कुछ खास नहीं है, थोड़ा लोकल लेवल की न्यूज़ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कवर करते हुए नहीं चलूँगा। फिर हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर मोदी कमला हैरिस होल्ड बायलैटरल टॉक्स। देखो यहाँ पर ना आपको पहले ये चीज़ देखनी है, ये कमला हैरिस कौन है। देखो ये मोदी के बगल में मतलब ये कोट वाली जो है, ठीक है। वैसे मोदी के बगल में तो तीनों ही लेडीज़ हैं, मोदी जी इसी बात के लिए तो जाने आते हैं। तो उनके बगल में जो ये लेडीज़ है जो उनकी तरह हाथ करें, ये कमला हैरिस है। अब आप कहोगे सर कमला हैरिस कौन है, तो मैं आपको बता दूं कमला हैरिस जो है वो US के वाइस प्रेसिडेंट है, और इन्होंने US के हिस्ट्री में एक इतिहास रचा है। सर कैसे इतिहास रचा है? आज तक US की हिस्ट्री में ना तो कोई प्रेसिडेंट महिला बनी है और ना ही कोई वाइस प्रेसिडेंट महिला बनी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बाइडेन की सरकार के अंदर वाइस प्रेसिडेंट एक महिला को बनाया जिनका नाम है कमला हैरिस। अब क्या हुआ, जब US के मोदी जी वहाँ पर गए तो ये सबसे पहले मीटिंग कैसे करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह से, बाद में इन्होंने मेन प्रेसिडेंट यानी जो बाइडेन से मीटिंग की। तो जब इन्होंने कमला हैरिस से मीटिंग की तो इन्होंने कमला हैरिस की बड़ी तारीफ़ की। इन्होंने कहा कि हम आपसे बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, किस तरह से US में एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक महिला को बनाया गया। तो इन्होंने ट्वीट करते हुए, जैसे ही उनसे मिले मोदी जी ने तुरंत ट्वीट करते हुए बोला कि मुझे उनसे मिलते हुए बहुत खुशी हुई और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक बहुत अच्छी सीख हमने वहाँ से सीखी। बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने, मोदी जी ने तो ट्वीट कर दिया, लेकिन अभी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें की जा रही है कि मोदी ने ट्वीट करके तो बता दिया कि वो उनसे मिले, लेकिन कमला हैरिस की तरफ से एक बार भी ट्वीट नहीं किया गया कि वो इंडिया के प्रेसिडेंट से मिली, वो प्राइम मिनिस्टर से मिली है। तो कहीं ना कहीं देखो ईगो हर्ट होने वाली बात होती है ना कि एक
प्राइम मिनिस्टर आपके बारे में सबको बता रहा है, बट आप जब मिल रहे हो तो आप उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा ना यहाँ पर ईगो क्लैशेस आ जाती है। और ये मोदी जी को नहीं समझ आएगा, ये चीज़ हम लोगों को समझ आ रही है कि हाँ ईगो क्लैशेस नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर कमला हैरिस के साथ उन्होंने बातचीत करते रहे। हम सबसे पहले कमला हैरिस की बड़ी तारीफ़ की और साथ के साथ ये भी बताई कि आने वाले टाइम के अंदर हम यूएस के साथ और भी अच्छे अपने रिलेशन डेवलप कर सकते हैं अगर यूएस से आएगा तो, ठीक है। बाकी आप जानते हो, याद रखना, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया और यूएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज बोथ आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। और भारत का लोकतंत्र तो भाई साहब वर्ल्ड में नंबर 1 पर चलता है। तो यूएसए भी कहता है कि हाँ अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो वो तो एक भारत है, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इंडिया से बहुत कुछ ये लोग सीखते हैं। इवन इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया पर ही बेस्ड है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया ने रिजेक्ट किया चाइना के एक्विजिशन क्लैश को लेकर। अब आप जानते हैं जो चाइना, एक चीज़ रखना, पहले मैं आपको एक चीज़ें क्लियर कर दूँ, LAC और LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LOC जो है वो आपका पाकिस्तान की साइड से होता है और LAC जो है वो चाइना के साथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आपको पता होगा कि जब 2020 में जब हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर जो गलवान वैली है वहाँ पर जो चाइना के लोग हैं वो एंटर हमारी वाली टेरिटरी में करना चाह रहे थे। इवन दोनों सोल्जर्स में, मतलब हमारे इंडियन सोल्जर्स में और चाइना के सोल्जर्स में भिड़ंत हुई, जिसके अंदर हमारे 20 जवान जो है वो शहीद हो गए। लेकिन जब चाइना को ये बोला गया कि तुम्हारे जवान तो 40 से भी ज़्यादा मारे गए, और बात सच है हमने 40 से भी ज़्यादा चाइना के जवान मारे, बट चाइना ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अब चाइना ये बोल रहा है कि ये जो क्लैशेस हुए ये सब इंडिया की वजह से, क्योंकि इसकी शुरुआत इंडिया ने की है। जिस बात को लेकर इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया और इंडिया ने बोला हम तो अपनी तरफ से कभी भी लड़ाई की पहल करते ही नहीं, लेकिन जब कोई हमारे से पहल करने की कोशिश करता है तो हम भी पीछे नहीं छोड़ते। यानी पहला वार दूसरी साइड से होता है, दूसरा वार हमारी साइड से होता है। तो इंडिया ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जो चाइना के द्वारा एलिगेशंस लगाई जा रही है, तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई थी। और ये फ्राइडे की बात है, यानी कल की बात है, ठीक है। इसके बाद ये सारी थोड़ी सी लोकल लेवल की न्यूज़ है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ ये आ रही है कि जैसे आप जानते हैं म्यांमार के अंदर, आप जानते हैं ना म्यांमार में जो है तख्ता पलट हो गया, मतलब जो वहाँ की प्रेसिडेंशियलशिप थी वो हटाकर एक आर्मी ने उस चीज़ को कैप्चर कर लिया, वहाँ की आर्मी ने। तो जब से वहाँ की आर्मी ने कैप्चर कर लिया, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान लोगों का कैप्चर हो गया ना, इसी तरीके से जो म्यांमार है उसमें जो है जो आर्मी मिलिट्री ग्रुप है उन्होंने उस चीज़ को कैप्चर कर लिया और वो पूरी इकॉनमी चला रहे हैं म्यांमार की। तो म्यांमार के कई सारे लोग हैं जो रिफ्यूजीज़ के तौर पर वहाँ से भाग के इंडिया की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, और इंडिया में मिजोरम जो है वहाँ की जो बाउंड्री है उसके अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया वालों के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न आ चुका है कि किस तरह से म्यांमार के लोग अपनी म्यांमार को छोड़ के भारत के अंदर शरण ले रहे हैं, और इसी बात को लेकर ये NRC बिल वगैरह बनाया गया। अब इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि जब विदेशी लोग हमारे देश में आने की कोशिश करते हैं तो देखो हम अपने देशवासियों को रोज़गार नहीं दे पा रहे, हम उनको कहाँ से देंगे। हमारे देश में रहने के लिए उतनी घर हर व्यक्ति के पास ही किराए पर भी रहते हैं, वो लोग आएंगे तो उनको कहाँ से हम देंगे ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री क्लैशेस जो हैं ये होने नहीं चाहिए। हमारे पास इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि ऐसे थोड़ी कि कोई भी बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के इंडिया के अंदर एंट्री मारेगा और वो प्रॉपर इंडियन बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बट ऐसे केसेस म्यांमार से मिजोरम की ओर देखे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक आप ही लोगों के मतलब की न्यूज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शुभम कुमार है, ये UPSC के मेन टॉपर है और ये IIT बेंगलोर से पढ़े हुए थे। और आप देख सकते हैं इसके बाद जो अंकिता हैं और वैशाली हैं ये अपने बाकी चीज़ों में, टोटल जो 21 लोग हैं उसमें से 13 लड़के हैं और 12 लड़कियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो लड़कियाँ हैं वो भी बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रही है लड़कों को। मेनली हमारा मतलब ये नहीं कि कांटे की टक्कर दे या ना दे, मेनली मतलब ये है कि देखो अगर आप मेहनत करोगे तो एक दिन आपकी भी फ़ोटो इस न्यूज़पेपर के अंदर नजर आएगी, जिसके बारे में मैं भी आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से इन चीज़ों का समझना चाहिए। और कल ही उसका रिजल्ट आया UPSC का, तो ये सारे उनके टॉपर्स की लिस्ट बना रखी है, ठीक है। वैसे पूरी लिस्ट नहीं है, 3 ही लोगों की यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे वाले पेज पर चलें। ये सारी लोकल लेवल की, इसलिए मैं ज़्यादा इसको कवर नहीं करूँगा। हाँ, इस आर्टिकल के लिए नोट्स भी बनाए हुए हैं, अभी मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है MOD स्ट्रिक्ट 22,000 करोड़ डील इन एयरबस। अभी एयरबस को लेकर क्या बात बोली जा रही है, जो हमारी इंडियन मिलिट्री है, ठीक है, मिलिट्री ऑफ डिफेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने 22,000 करोड़ रुपए की डील की है एयरबस के रिगार्डिंग। अभी क्या है एयरबस के रिगार्डिंग, बात ये है कि जैसे आप जानते हैं हमारे पास आज भी कई ऐसे प्लेन्स हैं, कई फाइटर प्लेन्स हैं जो बहुत आउटडेटेड हो गए, मतलब ब्रिटिश के ज़माने से हम उन प्लेन्स को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो अब उनको अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने एक डील की जिसमें 22,000 करोड़ की वो डील है, और अगले 2 साल के अंदर वो हमें क्या करेंगे, फाइटर प्लेन जिसका नाम है 56 C-295, क्या है C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन है, वो हमें डिलीवर किए जाएंगे। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि ये जो ग्रुप है ये क्या है, मतलब इसका फ़ायदा क्या है। चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इससे हमारे पास फ़ायदा क्या क्या पहुँचेगा। तो देखिए
अभी मैं आपको इसके रिगार्डिंग नोट्स दिखाता हूँ, फिर आपको चीज़ समझ आएगी। 25 तारीख है, C295, आप इस प्लेन की फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसके बारे में डील हुई है, टोटल जो है वो 22,000 करोड़ की ये पूरी डील है, ठीक है। तो आप ये प्लेन के यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो गवर्नमेंट ने इनके साथ जो बायलैटरल मीटिंग की है या जो एग्रीमेंट किया है, ये क्या चीज़ है। देखो बात ये है कि यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने डिसाइड किया कि वो अपने पास नए फाइटर प्लेन्स को जो है वो लॉन्च करना चाहती है, और ये जितने भी प्लेन आएंगे ना, ये सारे मेड इन इंडिया होंगे। अब आप कहोगे नहीं सर आप तो खरीद बाहर से रहे हो, तो मेड इन इंडिया कहाँ से हो जाएंगे। तो देखो बात ये है कि हम उनसे ना जो कंपोनेंट्स हैं वो बाय कर रहे हैं, इसका तो उसकी जो असेंबलिंग वगैरह की जाएगी वो सब भारत के अंदर की जाएगी। तो क्या हुआ इससे कि जब हम उनसे कंपोनेंट खरीद लें, असेंबलिंग भारत में हुई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मेक इन इंडिया हो गया। और दूसरी बात यहाँ से भारत का जो रोजगार है वो बढ़ेगा। इवन हमें पता भी चला है कि उनकी किस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह होती है, वो हमें जानने और सीखने का मौका मिलेगा, और एक प्लेन भी हमें मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेन की, तो प्लेन जो है वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। आप समझ गए हो, ट्रांसपोर्ट का मतलब है ये एक जगह से दूसरी जगह पर आर्मी को डिप्लॉय भी कर सकता है, और ये 5 से 10 टन की कैपेसिटी को उठा सकता है एक बारी में। इसकी कई सारे फीचर है। इसमें पैराड्रॉपिंग है। पैराड्रॉपिंग का मतलब होता है कि अगर जैसे जो हमारे शोल्जर्स होते हैं, अगर वो ऊंचाई से फेंके भी जाते हैं नीचे, तो बाकायदा बड़ी सी खिड़की होती है, आर्मी को आराम से यहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये हमारी जितने भी चीज़ें हैं ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर बेस्ड हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात करें इसको किससे रिप्लेस किया जा रहा है, तो रिप्लेस की जहाँ तक बात होती है, तो ये हमारा एक है एब्रू 748 प्लेन। मतलब जो हमारा ब्रिटिश के टाइम पर प्लेन चलता था 748, उसको रिप्लेस किया जा रहा है, और उसके यहाँ पर ये प्लेन यहाँ पर लाया जा रहा है। और ये प्लेन जो है ना, ये ब्रिटिश के टाइम से चलता हुआ आ रहा था, अब इसको चेंज करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब एक कंपनी है जिसका नाम है टासल, अभी क्या है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अभी ये क्या करेगी, ये इंडियन एयरफोर्स के बिहाफ पे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको मेड इन इंडिया प्लान के तहत क्या करेगी, इंडिया में उनको असेंबल करने का काम करेगी, ठीक है। तो क्या है कि जो एयरबस है वो पहले 16 एयरबस तो पूरी कंडीशन में जो है वो भेज दिया है। मतलब 16 एयरबस में कोई असेंबलिंग का काम नहीं हुआ। 16 एयरबस तो बिल्कुल फ्रेश माल, जैसे बोलते हैं ना, बना बना रेडी टू यूज़, वो सीधा आ जाएगा हमारे भारत में। लेकिन जो अगले 40 जो हैं उनकी असेंबलिंग भारत में की जाएगी। मतलब 16 एयरक्राफ्ट में कोई असेंबलिंग का काम नहीं होगा, वो सीधा हमारे पास रेडी टू यूज़ की तरीके से आएंगे। बाकी जो 40 प्लेन है वो हमारे यहाँ पर आएंगे, और हम उनकी क्या करेंगे, जो असेंबलिंग का होता है वो काम यहाँ पर करेंगे। अब इससे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। हम चाहते हैं ना जैसे चीज़ों को प्राइवेटाइज करना। देख लो टाटा ग्रुप जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है, तो अब हमने इसे प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी बढ़ाया। इससे फ़ायदा क्या मिला, इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक बूस्टअप मिला कि हम अपने आप इतने निर्भर हैं कि देखो 16 प्लेन खरीदे और उनसे हमने सीखा, और 40 प्लेन अब हम खुद बना लेंगे, ठीक है। असेंबलिंग करने का काम यहाँ पर कर लें। इससे MSME को फ़ायदा पहुँचेगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सोच के देखो, अभी जो छोटे छोटे कंपोनेंट बनाने की बात आएगी, कौन बनाएंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाएंगी? नहीं, ये कौन बनेंगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बनेंगी। तो वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा और इन इंडस्ट्रीज़ को काम धंधा मिलेगा, जिससे इनकी सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। इससे इम्पोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। पहले हम एयरक्राफ्ट वगैरह बाहर से बहुत इंपोर्ट करते थे, अब हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद इंडिया के अंदर कर रहे हैं, मेक इन इंडिया प्लान के तहत। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी। और हम वैसे भी हर कंट्री ये चाहती है इंपोर्ट कम से कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व का मामला आता है भाई, इंपोर्ट करने से फॉरेक्स जाता है, और यहाँ हम इंपोर्ट कम से कम करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ फायदेमंद ये होगी कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे स्किल्ड लेबर की बढ़ोतरी होगी। जैसे जो इंजीनियरिंग वगैरह कर लेते हैं तो उनको एक अच्छी जॉब यहाँ पर मिलने की अपॉर्चुनिटी है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इससे आपको सिर्फ ये नहीं था, देखो जो लोग न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर की तरीके से पढ़ते हैं उनके लिए सिर्फ क्या है कि इंडिया ने एक डील की है जिसके तहत हमारे यहाँ पर 16 फाइटर प्लेन आएंगे, 40 को हम बनाएंगे बस। लेकिन हम लोग यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं हम इस चीज़ को समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे क्या पड़ेगा। याद रखना कि आम इंसान ये देखता है कि 1+1=2 होता है, लेकिन यूपीएससी का ये बंदा क्या बोलता है कि इस 2 से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकॉनमी के ऊपर। वो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में जांचता है। और हमारा मकसद हमेशा यही होता है, हम न्यूज़पेपर की तरह से ना पढ़ के हम ये समझते हैं कि आखिर इससे इकॉनमी पे क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या आम जनता पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये फिलॉसफी आपके अंदर अभी से आ गई तो विश्वास मानो अगले 3 साल के अंदर अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप एज ए इकोनॉमिस्ट की तरीके से सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है। चलिए, और बाकी हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। चलिए, इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है कि गुजरात ड्रग सीज केस लाइकली टू गो NIA। दोस्तों NIA के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको याद होगा NIA का मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, जिसको कब बनाया गया था ये आप मुझे बताओगे। और बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो इंडियन सॉवरेनिटी का केस होता है या फिर इंडियन इंटेलिजेंसी का केस होता है या फिर हमारे डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो उससे रिलेटेड सारे केस कहाँ जाते हैं, NIA के पास जाते हैं। अब यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों आए, क्योंकि देखो क्या है ना कि अफगानिस्तान से हीरोइन
कि बहुत बड़ी तस्करी हुई है। हीरोइन जो है पाकिस्तान आया और पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से होता हुआ इंडिया के अंदर आया और इंडिया में कहाँ से आया, गुजरात से आया। तो गुजरात के पोर्ट पे इसको सीज़ किया गया, इसको पकड़ा गया। लगभग 3000 किलो हीरोइन पाई गई। वो हीरोइन नहीं जो आप सोचे, ये हीरोइन चरस गांजा वाला है, ठीक है। तो हीरोइन पाई गई और जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ है और ये अफगानिस्तान से शिप की गई थी, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पर क्या है, एनआईए को ये केस दे दिया गया। अब एनआईए इसको इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगाएगी कि इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो अफगानिस्तान में कहाँ पर और कौन सा व्यक्ति है जिसने ये स्मगलिंग करने की यहाँ पर कोशिश की है। दोस्तों अब आपको कॉन्सिक्वेंसेज दिखना शुरू हो गए कि जब से अफगानिस्तान पे तालिबानी लोगों का कब्जा हुआ है, पहला केस इंडिया के अंदर आ गया कि किस तरह से हीरोइन की तस्करी यहाँ पर होने लगी है, ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग वगैरह की, जिसमें पाकिस्तान भी इनका पूरा साथ दे रहे हैं। तो अब आप मुझे बस ये बताना कि एनआईए की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, ठीक है, ये कमेंट में आप मुझे बता देना। इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर चलें तो ये न्यूज़ हमारे पास हो गए। इसके बाद ये कोई खास न्यूज़ नहीं है। अब हम बिजनेस सेक्शन पर आते हैं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ना कि आज का बिजनेस सेक्शन हमारा बहुत अच्छा आया हुआ है। एक दो आर्टिकल हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत जानने वाले हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या बोली, इकॉनमी ऑन सस्टेन्ड रिवाइवल पाथ, फाइनेंस मिनिस्टर। देखो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये बोला गया है कि आने वाले टाइम के अंदर इकॉनमी हमारे रिवाइवल स्टेज, अच्छा रिवाइवल का मतलब होता है कि जो गिरी हुई इकॉनमी है वो दोबारा से वापस पटरी पर यानी उठ जाएगी। अब आपको ये सर ऐसे कैसे, निर्मला सीतारमण जी ऐसे थोड़ी बोल देंगे, बिल्कुल सही का वो किसी ना किसी फैक्ट और स्टैटिकल डेटा के बेस पर ही तो ये स्टेटमेंट दे देंगे, बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों जब से जीएसटी का कलेक्शन की अगर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि जब से 2017 में जीएसटी आया था, आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी बिल इंडिया में पास हुआ था, इवन ये एप्लीकेबल भी हो गया था 1 जुलाई 2017 को। उस दिन से जब से हम देख रहे हैं तब से जीएसटी का जो हमारा कलेक्शन है, हमारा टारगेट था कि हम 1 लाख करोड़ एक महीने के अंदर जीएसटी के थ्रू कलेक्ट करेंगे और ये टारगेट हमारा हर महीने अचीव होता जा रहा है। यानी पिछले काफ़ी महीनों से हम 1 लाख करोड़ के टारगेट को टच करते हुए जा रहे हैं और इससे जो जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, जितना ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन होगा इसका मतलब हमारा जीएसटी का मैकेनिज्म इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि टैक्स की चोरी यहाँ पर नहीं हो रही है। तो 100% चोरी नहीं हो रही है, बट हाँ 99% लोग दे भी रहे, 1% चोरी हो भी रही है। लेकिन पहले वाले मैकेनिज्म के अंदर चोरियाँ बहुत होती थी, बट अब वो चोरियाँ क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से सरकार के पास प्रॉपर पैसा आ रहा है। अगर सरकार के पास प्रॉपर पैसा आएगा तो सरकार उसके लिए स्कीम्स वगैरह उस तरीके से बना सकती है जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ पर इन्होंने इसी बात का हवाला देते हुए बोला, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फ्राइडे को ये बोला कि इकॉनमी जो है वो अपने रिवाइवल स्टेज पर आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारा जीएसटी का मैकेनिज्म स्ट्रांग होता रहा है, जीएसटी की कलेक्शन भी हमारे यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक मार्केट को भी ग्रो करने का काम करेंगे, उसके लिए भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस सेबी के थ्रू यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई यहाँ पर हो। और अगर हम बात करें, ये तो चलो जीएसटी की बात है, चलो मैं आपको जीएसटी को लेकर पहले अपना थोड़ा सा डेटा आपको दिखाता हूँ। जीएसटी का डेटा भी आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अभी मैंने पिछले 3 महीनों का डेटा यहाँ पर 4 महीनों का उठाया। जैसे अप्रैल 2021 की बात करें तो हमारे यहाँ पर 1,41,384 1,41,384 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन हुआ था जीएसटी में, वो भी एक महीने के अंदर। दोस्तों ये सारा डाटा एक महीने का है, ठीक है। इसके बाद मई महीने में 1,02,709 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था, क्योंकि इन दिनों पर थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा था ना दिल्ली वगैरह के अंदर, तो थोड़ा सा कलेक्शन कम हुआ, बट 1 लाख का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके थे। इसका जून महीने में अगेन उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला 92,849, जुलाई महीने में 1,16,393 और अगस्त के महीने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको पता होगा कि लास्ट ईयर अगस्त के महीने से 20% ज़्यादा हमारा जीएसटी का कलेक्शन हुआ। यानी हर महीने हम जीएसटी के अंदर 1 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी रकम है। अगर हम इकॉनमी के अंदर अगर 1 लाख करोड़ रुपए भी हमारे पास हर महीने आ रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में खाली जीएसटी के नाम का, तो इससे इकॉनमी के अंदर मेजर प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाया जा सकता है और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ आईटीटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स का नहीं बल्कि डायरेक्ट टैक्स का भी जो आंकड़ा है वो आसमान छूता हुआ जा रहा है। देखा है जब से इन्होंने डायरेक्ट टैक्स कोड वगैरह को लेकर बातें बोली हैं और अपने यहाँ पर कुछ मेजर अमेंडमेंट्स किए हैं, तो हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर यानी इनकम टैक्स के अंदर भी हमारा जो कलेक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमें नजर आती है दैट इज़ जीएसटी। जीएसटी के अंदर क्योंकि हर महीने रिटर्न भरी आती है तो इसलिए हमें हर महीने का डेटा पता चल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इनकम टैक्स की तो इनकम टैक्स में क्वार्टरली या फिर ईयरली रिटर्न आती है, इस वजह से हमें उसका डेटा जल्दी नहीं पता चलता। तो जीएसटी से गवर्नमेंट को एक अच्छी खासी कलेक्शन हो रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर इसी कलेक्शन का पैसा अगर हम इंडिया में यूटिलाइज करेंगे तो दोस्तों इसका एक बहुत ही मेजर इंपैक्ट और एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अब एक न्यूज़ है एंटी डंपिंग ड्यूटी। दोस्तों यहाँ पर चाइना की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। दोस्तों जो लोग हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस देख रहे हैं उनको पता होगा एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, एडिशनल डंपिंग ड्यूटी क्या क्या चीज़ें होती है, बट मैं मान के चल रहा हूँ आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं और मैं आपको दोबारा से चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब
होता है। दोस्तों दो चीज़ें समझना, न्यूज़ में तो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, लेकिन मैं आपको दो चीज़ समझाऊंगा, एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी। उसके बाद अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा न्यूज़ बोलना क्या चाह रही है, यानी ये आर्टिकल बोल क्या रहा है। देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि अगर लेट सपोज कि चाइना में कोई माल 100 रुपये का बन रहा है, ठीक है, कितने का बन रहा है, 100 रुपये का बन रहा है, और चाइना जो है वो माल इंडिया में भेजकर 80 रुपये का बेच रही है। तो एक बात बताओ, चाइना वाले हमारी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे नहीं कर रहे? सोच के देखो, जो चीज़ चाइना में 100 रुपये की बन रही है तो चाइना को अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर 100 रुपये प्लस में बेचनी चाहिए ना इंडिया में, बट वो बिलो द कॉस्ट बेच रहे हैं, इंडिया में आके 80 रुपये का बेच रहे हैं। क्यों? ताकि इंडियन मार्केट के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको खत्म किया जा सके और चाइना अपनी डोमिनेंसी क्रिएट कर सके। तो अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट करते टाइम बिलो द कॉस्ट अपनी प्रोडक्शन यूनिट को बेचती है तो ऐसे में काउंटर पार्टी यानी जो दूसरी कंट्री होती है वो उतना ही टैक्स इम्पोज कर देती है जितना उसने अपने यहाँ पर कॉस्ट को कम किया है, और इसी को हम अपने पास बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। जैसे हमारे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो 100 रुपये की चीज़ थी, चाइना वालों ने इंडिया में 80 रुपये में भेजी, तो जो 20 रुपये उन्होंने कम में भेजी है उस उतना ही बराबर हम टैक्स इम्पोज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब ये तो है एंटी डंपिंग ड्यूटी। दूसरा होता है CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अभी काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। लेट सपोज चाइना कोई माल बना रहे इंडिया में भेजने के लिए, और चाइना वालों ने अपने एक्सपोर्टर्स को खूब सारे इंसेंटिव दिए, चाइना वालों ने अपने एक्सपोर्टर्स को खूब सारे इंसेंटिव दिए। अब जब खूब सारे इंसेंटिव देते हैं तो क्या होता है, एक्सपोर्टर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और जब वो माल इंडिया के अंदर आता है तो इंडिया में वो माल सस्ता हो जाता है, और इंडियन इंडस्ट्री में माल वो चीज़ इंडियन इंडस्ट्री वाले माल बना रहे वो महंगा हो रहा है। तो ऐसे में इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ है उनको क्या मिलता है, तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि दूसरी कंट्री ने अपने एक्सपोर्टर को क्या दिया, इंसेंटिव दिया। तो ये कहा जाता है कि अगर चाइना ने या किसी भी कंट्री ने जिसे हम माल खरीद रहे हैं, मतलब इंडिया वाले जिससे भी माल खरीद रहे हैं, अगर काउंटर पार्टी ने अपने एक्सपोर्टर को कोई सब्सिडी देकर अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश की है, तो जितना उन्होंने अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी दी है उतना ही हम उस पर क्या लगा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, और उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या बोलते हैं, CVD। तो सर एक बार दोनों चीज़ें दोबारा बता दो। अरे बिल्कुल बता रहा हूँ, सुनो। AVD, ADP, ADD, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि जब एक्सपोर्टर कंट्री, अगर हम उनसे माल कोई खरीद रहे हैं और वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम में माल हमें दे रहे हैं, तो जितना उन्होंने माल की कीमत को कम किया उतना ही हम उन पर क्या चार्ज कर देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, और उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। और काउंटर वेलिंग ड्यूटी मतलब कि अगर हम जो एक्सपोर्टिंग कंट्री वो अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी देकर अपने माल की कीमत को कम कर लेती है, तो जितना उन्होंने सब्सिडी है हम उसके इक्विवेलेंट क्या चार्ज कर देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर देते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो चाइना वालों ने क्या किया था, जो फार्मास्यूटिकल जो आर्टिकल्स होते हैं ना, फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिकल आइटम्स, उनके ऊपर ना कॉस्ट ऑफ बिलो से भी माल बेचना शुरू कर दिया इंडिया में, जिससे कि इंडिया की इंडस्ट्री बंद हो जाए और हमारा ही माल इंडिया में बिके। तो इंडिया को जब पता चला तो इंडिया ने उसके इक्विवेलेंट क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं अपने पास, एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो आई होप आपको जो एंटी डंपिंग ड्यूटी और जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है ये दोनों चीज़ समझ आ गई होंगी, और जो इसका लेटेस्ट आर्टिकल है वो भी आपको क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इस बिजनेस सेक्शन में और तो कोई इसमें है नहीं। अच्छा, यहाँ पर NPI को लेकर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर यहाँ पर बात बोली गई है। RBI की बात करते हैं। RBI इशू न्यू नॉर्म्स ऑन लोन ट्रांसफ़र। अच्छा, जैसा आप जानते हैं कि आजकल जो NPA की समस्या है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको काउंटर करने के लिए RBI ने कई सारी गाइडलाइंस इशू की, इवन बेसल नॉर्म 1, बेसल नॉर्म 2, बेसल नॉर्म 3 वगैरह भी इशू किए गए थे। तो NPA क्या होता है कि अगर मान लो किसी भी पर्सन ने बैंक से लोन लिया और ड्यू डेट पर अगर वो लोन नहीं दे पाता तो वो क्या बन जाता है, NPA बन जाता है। और अगर NPA जो है वो 90 दिन तक नहीं होता तो उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स में डालते हैं, और 90 दिन से ज़्यादा जब हो जाते हैं 1 साल तक तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल एसेट्स, और 1 साल से भी ज़्यादा हो गया तो उसे लॉस एसेट्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसको लेकर RBI ने कई सारी गाइडलाइंस इशू की। इवन बैड बैंक का भी कॉन्सेप्ट चला है, जिसमें आपको पता होगा NARC, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह का निर्माण किया गया, जिसके तहत NPA को ये लोग खरीदेंगे और बाद में इसकी वसूली की जाएगी। तो RBI के लिए एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर ये चल रहा है कि किस तरह से बैड बैंक को ट्रांसफ़र किया जाएगा NARC के पास, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, या एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के पास। ठीक है, ये न्यूज़ आप देख रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन रिपीट हो रही है। ठीक है, अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये कमेंट सेक्शन में बताना कि NPA में जो 3 टाइप होते हैं वो कब कब होते हैं। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। जितना ज़्यादा आप कमेंट में लिखोगे उतनी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी डेली बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास निफ्टी के अंदर कौन कौन सी टॉप 50 कंपनियां कवर होती हैं।
तो वो होती हैं अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्लासमिन इंडिया, एचसीएल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, कोटक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट की, दोस्तों आपको डेली एक्सचेंज रेट पढ़ना है। यूएस डॉलर का बाइंग रेट है 73 रुपीज़ और सेलिंग रेट है 73.82। यूरो का रेट है 86 रुपीज़, ब्रिटिश पाउंड का 100 रुपीज़, जापानीज येन 66 और चाइनीज युआन 11। ठीक है, और यही जो 5 करेंसी ही हमारे एचडीआर के अंदर काउंट की जाती है। कौन कौन सी? यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन। आई होप आपको ये पांचों जो करेंसीज हैं वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतने रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।